जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगा कर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वीडियो में आपके लिए एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होगी और मैं आपका बीच में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा। ये मेरी गारंटी है और आप सबसे वादा भी। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए ग्लेनमार्क फार्मा, बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, सी एससीएल और डी जॉनसन एंड जॉनसन। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मा ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, यह क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो आप याद रखें रोहित शर्मा को, क्योंकि भाई यह ब्रांड एम्बेसडर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी के बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना 1977 में ग्रेसी सल्दाना द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसके संस्थापक ग्रेसी सल्दाना तथा इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में। इसका वर्तमान में मुख्यालय भारत में मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके वर्तमान सीईओ और प्रबंध निदेशक ग्रेसी सल्दाना के लड़के ग्लेन सल्दाना हैं। तो उनके बेटे ही इनके अभी सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा के बारे में अगर देखें कि इनको ब्रांड एम्बेसडर क्यों नियुक्त किया गया, क्योंकि इनकी लोकप्रियता है और लोकप्रियता के पीछे कारण क्या है भाई देखें अगर, तो रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 टी20 इंटरनेशनल शतक बनाए हैं। रोहित शर्मा बनने में अब तक 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां खेली हैं। तो रोहित शर्मा को हम हिटमैन के नाम से जानते हैं और इनकी लोकप्रियता बहुत है पूरे विश्व में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं: ए रूस, बी बांग्लादेश, सी जापान और डी चीन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों, 4 नागरिकों के नाम का चयन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत किया गया है। यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1977 से दिया जा रहा। दोस्तों, यहाँ से आप फैक्ट याद करना अच्छे से सीख लें और याद कर लें कि बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, मतलब 1977 से शुरू हुआ था। और इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक और 5 लाख नगद टका दिया जाता है। तो इस तरह से आपका एक देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूरी तरह से हो जाएगा कि अगर कोई पूछे कि स्वाधीनता पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है, तो 1 टका, 5 लाख टका और एक स्वर्ण पदक के साथ दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नजर डालते हैं दोस्तों बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। दोस्तों, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को हुई थी। पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा, क्योंकि 26 मार्च 1971 के पूर्व बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान था। और यह अपना विजय दिवस बांग्लादेश वाले 16 दिसंबर को मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को। दोस्तों, बांग्लादेश विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 8वां सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 92वां सबसे बड़ा देश है। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों अंदाजा कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना ज्यादा होगा, क्योंकि यह क्षेत्रफल में 92वें नंबर पर है, 92nd नंबर पर है और जनसंख्या में 8th नंबर पर है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। तो आप यह भी याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया है और तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश है। दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन फिल्म आइकॉप्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं: ए मिथुन चक्रवर्ती, बी सलमान खान, सी अजय देवगन और डी अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉप्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अमिताभ बच्चन पहले ऐसे शख्स होंगे जिन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, पहले भारतीय ऐसे होंगे। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सेन देओल का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है: ए अर्जुन पुरस्कार, बी
द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी भारत रत्न पुरस्कार और डी ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो दोस्तों आपको बता दें कि ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित एथलीट ईशर सेंदेओल का निधन हो गया है हाल ही में। पंजाब के ईशर सेंदेओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। इन्होंने कब जीता दोस्तों, याद रखें, सन का नाम 2009 में। उन्हें फील्ड स्पोर्ट्स डिस्कस और शॉटपुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। तो दोस्तों यह भी आप याद रखें कि इन्होंने कौन से मनीला के ओलंपिक में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था और कब जीता था, 1954 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी न्यूजीलैंड और डी जापान। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। तो यहाँ के टीकाकरण का नाम इन लोगों ने क्या दिया है, क्लिनिक। दोस्तों आपको बता दें यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया था और यह शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सीमा कार्यकर्ता हर किसी से इंटरेक्ट होते रहते हैं, तो उनके लिए संक्रमक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उनको और उनके घर के सदस्यों को लक्षित करना इनका सबसे पहला फर्ज बनता है। यह सीमा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को भी किसी भी संक्रामक यात्रियों से बीमारी को पकड़ने हेतु सबसे अधिक संवेदनशील मानता है। यही रीजन है कि यह लोग ऐसे होते हैं जो किसी संक्रामक व्यक्ति से संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि यह उसके टच में आ रहे होते हैं। दोस्तों नज़र डालेंगे हल्की सी न्यूजीलैंड की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं नीचे रेड कलर में इस साइड वर्ल्ड मैप में कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर प्रशांत महासागर में यह स्थित न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है, जिसके 2 मुख्य द्वीप नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड 2 इसके मुख्य द्वीप हैं। इसके अलावा इसके और कई अन्य सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है तथा न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्न है तथा यहाँ के शासक एलिजाबेथ द्वितीय है। तो दोस्तों शासक देख के आप नहीं सोचे कि न्यूजीलैंड में चुनाव नहीं होता, याद रखें न्यूजीलैंड में हमेशा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तथा राजाशाही शासक का शासन चलता रहता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइसेस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए 20 करोड़ रुपए, बी 25 करोड़ रुपए, सी 50 करोड़ रुपए और डी 75 करोड़ रुपए। तो दोस्तों याद रखें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य इनवॉइसेस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। दोस्तों यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ई इनवॉइसेस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा पर कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है ए कोनेरू हम्पी, बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी मनु भाकर और डी टिम डेवी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कोनेरू हम्पी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। दोस्तों कोनेरू हम्पी विश्व रैपिड चेस चैंपियन है। इस पुरस्कार से और आपको इस पुरस्कार से अन्य तथ्य बताएंगे आपको। तो इस पुरस्कार समारोह की मेजबानी बीबीसी की महानिदेशक टिम डेवी ने की। तो इस पुरस्कार की मेजबानी किसने की? टिम डेवी ने, जो कि बीबीसी की महानिदेशक है। आप याद रखें बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी बीबीसी की महानिदेशक आ गई। साथ में और आगे देखें आप तो प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो इसी पुरस्कार में मतलब इसी समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। दोस्तों 19 वर्षीय शूटर मनु भाकर को इंग्लिश बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी का विजेता घोषित किया। दोस्तों तो याद रखें कि 19 वर्षीय जो शूटर है मनु भाकर, इनको किन्होंने घोषित किया है? बेन स्टोक्स ने किया है, जो कि एक इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं। वो क्या घोषित किया है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी का विजेता। तो दोस्तों याद रखेंगे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी का विजेता किसे? मनु भाकर को चुना गया है। मनु भाकर ने 2018 में
एसएफ विश्व कप में 2 स्वर्ण जीते। उसके बाद ओलंपिक में 2 स्वर्ण, ओलंपिक में स्वर्ण और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण के साथ बूट करने का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों याद रखें, अभी तक मनु भाकर 4 स्वर्ण जीत चुकी हैं, जिन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं किरण पोलार्ड, बी ऋषभ पंत, सी जो रूट और डी रविचंद्रन अश्विन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में रविचंद्रन अश्विन को फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत इंग्लैंड दौरे के दौरान रविचंद्रन अश्विन 32 विकेट के साथ सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और साथ ही दूसरे टेस्ट में चेन्नई में उन्होंने शतक भी लगाया था। दोस्तों यह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे भारत इंग्लैंड की अभी जो चल रही थी उसके। और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमॉन्ट ने फरवरी के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों अगर वुमेन्स में पूछा जाए, महिलाओं में पूछा जाए कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया गया, तो इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमॉन्ट को दिया गया है। देखते हैं दोस्तों, इसके पहले आपको आगे बढ़ने के पहले ऑप्शन से संबंधित कुछ बताएं तो किरण पोलार्ड का नाम भी हाल ही में अभी करंट अफेयर्स में रहा है। और वह क्योंकि यह अपने भारत के युवराज सिंह के बाद T20 इंटरनेशनल में 6 बॉलों पर लगातार 6 छक्के मारने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ऋषभ पंत तो भाई यह हमारे भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जिन्हें जनवरी में अपना प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी किसको दिया गया था? ऋषभ पंत को। और जो रूट इंग्लैंड के कप्तान है, और रविचंद्रन अश्विन को भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस सीरीज को भारत ने जीता है, और इस सीरीज को जो अभी भारत इंग्लैंड चल रही थी भारत ने जीता है। भारत के जीतने के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, तो याद रखें, और यह मुकाबला लगभग जून में फिक्स है। तो देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी तीरथ सिंह रावत, सी तेज प्रताप सिंह रावत और डी तेग बहादुर सिंह रावत। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं। दोस्तों तीरथ सिंह रावत की इस नियुक्ति की वजह क्या है, तो आपको बता दें कि नई नियुक्ति की वजह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा है, जिन्होंने अपने निजी कारणों की वजह से हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों तीरथ सिंह रावत 2013 से 15 में उत्तराखंड में पार्टी के प्रमुख थे और अतीत में राज्य से विधायक भी थे। अब दोस्तों आपको उत्तराखंड की एक छोटी सी जानकारी दूंगा बस, क्योंकि बाकी तो 2 दिन से लगातार एक्सप्लेन कर रहा, आज नहीं करूंगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है ए 40, बी 80, सी 121 और डी 120। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 121 है। दोस्तों जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया था। यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। दोस्तों लाइन अच्छे से याद रखे हैं कि इसको पहली बार कब बनाया गया? 1995 में। और किसके द्वारा? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा इसको बनाया गया। यह सूचना दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। यह सूचकांक द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ के दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो दोस्तों याद रखें कि यह कहाँ से प्रेरित है? द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की पुस्तक है, वहाँ के दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह पहली बार 1995 में लागू इशू किया गया था। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि भारत एशिया प्रशांत देशों के बीच, तो एशिया प्रशांत देश टोटल कितने हैं दोस्तों? 40। तो उन 40 देशों के बीच, एशिया प्रशांत देशों के बीच में से 40 में से 26वें स्थान पर आए हैं। यहाँ इन्होंने मध्यस्थता हासिल की है। बाकी हम दोस्तों विश्व से जुड़े तथ्य देखें तो विश्व में पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर स्विट्जरलैंड, 5वें पर आयरलैंड रहे हैं। तो यह 5 यहाँ के प्रमुख देश हैं जो टॉप 5 रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। याद रखें, फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड
थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ स्विट्जरलैंड एंड फिफ्थ आयरलैंड। दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबसे पूरी वीडियो में पहली बार बोला है लाइक करने के लिए, तो प्लीज़ दोस्तों कंजूसी ना दिखाएं। अगर वीडियो देखी है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी से इस क्लास की PDF ले सकते हैं। और आप सबका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।